हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम यहाँ इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इंडियन सिक्योरिटीज के बारे में बात करें, इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज के बारे में बात करेंगे, जहां हम पिछले कई सालों से अशांति का माहौल देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने तवांग रीजन में इंडिया चाइना के इंट्रूजन को देखा। उसके पहले हमने डोकलाम में भी यही देखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया है और कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सेशन के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स या मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे यूटिलाइज होगा। चलिए शुरू करते हैं और हम इतिहास में जाके देखते हैं कि वो कौन कौन सा ईयर था जब इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। तो पहला, अभी हमने रिसेंट में, हम रिवर्स में शुरू करेंगे। 2020 गालवान फेस ऑफ आपने देखा होगा, जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में भिड़े। चाइना को भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा और इंडिया भी अपने दावे पे डटा रहा। तो गालवान का इंसिडेंट आप भूले नहीं होंगे। उसके पहले 2017 में हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ भी देखा, जो सिक्किम, इंडिया, भूटान और चाइना का ट्राइलेटरल बॉर्डर है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, और जिसका हमने डट के मुकाबला किया। और अभी जो तवांग रीजन में डिस्टर्बेंस चल रहा है वो भी इससे थोड़ी दूर पे अरुणाचल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो पहले गालवान, फिर डोकलाम। 2013 में डेप्सांग स्टैंड ऑफ भी हमने देखा, इन्हीं सारे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। उसके अलावा हमने 1967 में द नाथुला और चोला क्लैशेस देखे इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में। और उसके बाद 1986-87 में यह है सुमुंडोरोंग चू स्टैंड ऑफ एंड पीस ट्रीटीज हमने देखा। और इस तरीके से ये सारा इतिहास क्या दिखाता है? ये सारा इतिहास हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से चाइना और इंडिया का बॉर्डर को लेकर हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। यहाँ पे मैंने उस लेंस के थ्रू मैंने इंडिया और चाइना और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के फ्लैग दिखाए हैं। ये दिखाने का पर्पस क्या है? अगर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन को अगर आप देखें और लद्दाख से शुरू करके अगर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का यह भी कहना है कि हो सकता है फ्यूचर में इंडिया को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़े, यानी इंडिया में एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है और इस पॉसिबिलिटी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो क्या क्या कदम उठाए हैं अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान है जिसका अपना पूरा का पूरा फंडा है कि डिस्टेबलाइजिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी इंडिया को छोटे मोटे 1000 जख्म देने हैं जिससे इंडिया कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ चाइना, जो अपने इंट्रूजन के लिए फेमस है। चाइना पिछले कई सालों से अगर देखेंगे तो ये 5 फिंगर थ्योरी को फॉलो करता हुआ चल रहा है। चाइना का ये कहना है कि अगर ये रिस्ट जो है ये पाम है, ठीक है, रिस्ट अगर जो है ये चाइना है, ये टाइबेट, ये जो पाम है ये टाइबेट रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये 5 उंगलियां जो हैं, ये 5 उंगलियां ये वो एरियाज हैं जो चाइना राइटली बिलोंग करता है। ये चाइना की एक मनगढ़ंत कहानी है। चाइना की मनगढ़ंत कहानी सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, साउथ चाइना सी में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको सलामी स्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। ये सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग का मतलब ये है कि चाइना को जब किसी भी एरिया को अक्वायर करना होता है, हड़पना होता है, तो पहले वो एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं और बार बार जाके उस एरिया को क्लेम करते हैं, उस एरिया को डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बदल देते हैं, और उसके बाद से वो एरिया असॉर्ब करने की, हड़पने की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा ही मामला आपने साउथ चाइना सी में देखा होगा। 5 फिंगर थ्योरी भी एक मनगढ़ंत कहानी है चाइना की, जिसमें चाइना का यह कहना है कि ये 5 उंगलियां जिन एरियाज की तरफ इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो चाइना से राइटली बिलोंग करते हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये चाइना की मनगढ़ंत कहानी है। तो अगर हम फिर से पीछे जाएं तो एक तरफ आपके पास चाइना बैठा हुआ है जो अपनी 5 फिंगर थ्योरी को प्रूफ करने में लगा हुआ है, और ये पहले भी इसके लिए बहुत से इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाइयाँ हुए हैं, झड़प हुए हैं, स्टैंड ऑफ हुआ है। दूसरी तरफ आपके पास पाकिस्तान है जिसका पूरा का पूरा एजेंडा यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है। इन द वर्ड्स ऑफ जनरल विपिन रावत, दैट पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स।
ये क्या है? ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एग्जाम्पल है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है? एसिमेट्रिक वॉरफेयर ये है कि जब भी कोई कंट्री आपसे युद्ध क्षमता में, सामरिक क्षमता में आपके बराबर नहीं होती, तो वो सीधे सीधे लड़ने के बजाय वो अलग तरीके से लड़ाई करते हैं। यही चाइना, यही पाकिस्तान का उद्देश्य है कि इंडिया को ब्लीड करना है, ब्लीड टू डेथ थ्रू 1000 कट्स, यानी स्ट्रेट अवे अटैक करने के बजाय हम छोटे मोटे हमले करेंगे, जैसे मुंबई टेररिस्ट अटैक करवा दिया, उसके अलावा काउंटरफिट करेंसीज को हमने दिया, पठानकोट एयरबेस पे अटैक करा दिया, ड्रग सिंडिकेट को लॉन्च कर दिया इंडिया में। तो बहरहाल कहानी ये है कि इंडिया के दोनों तरफ खतरा है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया ने इन सब बातों से निपटने के लिए क्या किया है? इन सारी बातों से निपटने के लिए इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराया है, और ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। यहां अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 स्ट्रेटेजिक लाइंस डिफाइन किए हैं। मुरकोंग सेलेक, पासीघाट, ये आपके नॉर्थ ईस्ट का है। मिस्सामारी तवांग, नॉर्थ लखीमपुर अलोंग सिलपाथर, पाटी फिरोजपुर, जोधपुर जैसलमेर डबलिंग, पठानकोट टू लेह, टनकपुर, बागेश्वर, जम्मू अखनूर पुंछ और देहरादून उत्तरकाशी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग चमोली, अनूपगढ़ छत्तीसगढ़, मोतीगढ़ बीकानेर, ये सारे के सारे क्या है? ये स्ट्रेटेजिक लाइन है, ये स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां पे इंडिया अपना मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। नाउ अगर हम आगे चलें तो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक रेल लिंक टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना गैदर्स पेस, प्लान्स टू कनेक्ट 8 कैपिटल्स टू। यानी आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक हम डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर देखा जाए तो बहुत से मामलों में वहां बहुत से चैलेंजेस है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आज भी। हालांकि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। बजट में भी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड फंड्स दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। लेकिन जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का आ जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने होते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं और वो किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ वाई इन द न्यूज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल लोकेशन सर्वे 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस पे कंप्लीट कर लिया है इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसका पर्पस यह है कि मिलिट्री को पुश करना है ताकि वो मेन और इक्विपमेंट के साथ बहुत तेजी से बॉर्डर एरियाज में पहुंच सके, स्पेशली नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश में। अगर कहीं पे कोई हाई एल्टीट्यूड एरिया है, उस हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर आपके एरिया में इन्वेजन हो जाए, चाइनीज अग्रेशन हो जाए, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जल्दी से जल्दी मेन और मटेरियल को उस एरियाज में पहुंचाएं। अगर गालवान वैली की बात बोले तो ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया था। इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में वॉरफेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है। शुक्र है कि लद्दाख स्काउट्स एंड गाइड्स स्काउट्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में। ना हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल की बात करें या फिर आप और सारे एरियाज की बात करें, इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत कम समय में एक शॉर्ट नोटिस में मैसिव लेवल पे हम आर्म्स और एम्यूनिशन को ट्रांसपोर्ट करें इन सारे एरियाज में। अभी तवांग से पहले हमने गालवान का इंसिडेंट देखा था, उसके पहले भी हमने सिक्किम एरियाज में भी हमने इस तरीके के इन्वेजन देखे थे। इन सब को देखते हुए हमने मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। 2011 में इंडियन आर्मी ने इन स्ट्रेटेजिक लाइंस को डेवलप करने का प्रपोजल दिया था और उस प्रपोजल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमल किया है। नाउ सबसे पहले समझते हैं नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक का एलएसी से क्या लेना देना है। पहली बार आर्मी ने 2011 में, ठीक है, इसमें पहल की थी। आर्मी का यह कहना था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक को डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए आने वाले हैं। इसका पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ देना है। यह मामला सिर्फ यहां तक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ना है। पर्पस यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली जो चाइना को टच करते हैं, उन सारे एरियाज को, उन सारे कैपिटल्स को रेलवे लाइन से, ब्रॉड गेज लाइन से कनेक्ट कर देना है ताकि हम बड़े लेवल पे बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम वहां पे मेन एंड मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ट्रांसपोर्ट कर सके किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। भालुकपोंग तवांग रेलवे लाइन सबसे इंपॉर्टेंट यह है
क्योंकि ये उसके अलावा हम सिक्किम को भी रेलवे लाइन पे लाने की, रेलवे मैप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये पूरा मैप देखिए, ये स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलप किया जा रहा है। हम सिक्किम को भी लेके आ रहे हैं रेलवे मैप पे। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट है, रूपाई है, सिलपाथर है, उसके अलावा नांगिया धेमाजी एरिया है, असम है, मणिपुर है जो कि म्यांमार के बॉर्डर्स को इधर से टच करके आता है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और भूटान, ये सिक्किम का एरिया। आइडिया ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी कैपिटल हैं उन सब लोग को मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से कनेक्ट करना है, ताकि जल्दी से जल्दी किसी भी इन्वेजन के कंडीशन में, किसी भी अटैक के कंडीशन में हम जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच सके। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस क्या है। अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी ने इसको 2011-12 में प्रपोज किया था और हमने 8 स्टेट्स को क्या किया है, रेलवे लिंक से जोड़ने की तैयारी कर ली है। इसको पूरे होने में लगभग 10 साल लगेंगे और उसके अलावा देखा जाए तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाईवे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है इन सारे एरियाज में। ये 3 प्रपोज रेलवे लाइन जो है इनको स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में डाला गया है। जब हम किसी रेलवे लाइन को हम नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजिक रेलवे का, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट का टैग देते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर रिसोर्सेज को पूल करते हैं। टीम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों मिलकर बजटिंग करते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे देखते हैं 3 रेलवे लाइन जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है भालुकपोंग टू तवांग जो अरुणाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगा। तीसरा है सिलापाथर असम से लेके बामे तक जो अरुणाचल प्रदेश में ये 87 किलोमीटर का लाइन होगा और रूपाई से लेके पासीघाट यानी असम से अरुणाचल प्रदेश तक 217 किलोमीटर का लाइन होगा। ये 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश, असम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन 3 रेलवे लाइन के थ्रू हम इन 3 रेलवे लाइंस को हम जोड़ते हैं। आगे चलते हैं, ये एक बार ये एरिया देख लीजिएगा। ये हुआ आपका तवांग एरिया जो लगातार चर्चा में है। ये है आपका सेला पास, ये है दिरांग, ये है बोमडिला, ये है भालुकपोंग। आइडिया यही है कि इस वाले रेलवे रूट को यहाँ से तवांग से कनेक्ट, इस पूरे के पूरे एरियाज को हाई कैपेबिलिटी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ देना है ताकि बहुत कम समय में किसी भी इवेंचुअलिटी में हम अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को यहां पहुंचा सकें। उसके अलावा ये देखिए, ये जितना भी रेड डॉटेड एरिया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन सारे सिलपाथर एरिया को देखिए, यहाँ पे रूपाई है, यहाँ पे तेजू है, यहाँ पे पासीघाट एरिया को देख लीजिए, ये वो अलोंग। अगर इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, कि किसी भी कंडीशन में अगर चाइना अग्रेसिव पोस्चर देता है वहां पे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज फाइनल लोकेशन सर्वे? फाइनल लोकेशन सर्वे का मतलब यह है कि जिस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है वहां का सर्वे किया जा चुका है, उसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। अब ये फाइनल सर्वे का मतलब यह है कि अब ये प्रपोजल कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट जैसे ही इसको अब मंजूरी देगा ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर जाएंगे और इनका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो चुका है इन सारे प्रोजेक्ट पे। ये कब किया जाता है फाइनल लोकेशन सर्वे? तब किया जाता है डिसाइडेड द अलाइनमेंट ऑफ द रेल लाइन एंड लोकेशन ऑफ द स्टेशन, यानी पूरा का पूरा सर्वे हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा प्रोजेक्ट जो है फाइनल शेप में आ चुका है। अब ये कैबिनेट अप्रूवल के लिए जा रहा है और कैबिनेट अप्रूवल मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट क्या है, टेक ऑफ कर जाएगा और इसके एग्जीक्यूशन की तैयारियां चलेंगी। यह है फाइनल लोकेशन सर्वे। आगे चलते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरीके से हम अरुणाचल बॉर्डर पे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ देख रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी वॉज पुशिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक लाइन्स बिकॉज इट वुड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड इक्विपमेंट। तो आर्मी का बहुत जोर था इस पे कि इस रेलवे लाइन को, इन सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हमें ब्रॉड गेज से कनेक्ट करना होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेफगार्ड आवर बॉर्डर्स इन दीज एरियाज। आगे चलते इन सारे एरियाज को देखेंगे तो ये आपका तवांग रीजन है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की तैयारी है। अगर देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अगर देखें तो चाइना ने लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और मॉडल विलेजेस को
स्टैब्लिश किया है। ये मॉडल विलेजेस अगर देखे जाएं तो ये कॉमन विलेजेस नहीं है, ये चाइना की एक रणनीति है, चाइना के सलामी स्लाइसिंग का एक उदाहरण है। चाइना जब भी किसी एरिया को हड़पने की कोशिश करता है तो वहां पे छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराए जाते हैं, छिटपुट की घटनाएं होती हैं, थोड़े क्लैशेस होते हैं और उसके बाद से चाइना उस टेरिटरी को क्लेम कर देता है दैट दिस पर्टिकुलर टेरिटरी बिलोंग्स टू अस, और इसके लिए एक अलग अलग तरीके की थ्योरी शुरू की जाती है। तो इन सारे मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि हमें शुरू रहना है, तैयार होना है। नाउ भालुकपोंग तवांग लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पूरे के पूरे एरिया में, क्योंकि ये मिलिट्री के बहुत बड़े नीड्स को पूरा करता है इन सारे एरियाज में, अरुणाचल के एरिया में। उसके अलावा इसमें मल्टीपल टनल हैं और ये टनल का जो लोकेशन होगा वो जमीन से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पे होगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, बहुत से टनल्स जो है वो माउंटेन रेंजेस में वो बोर करने पड़ेंगे, टनलिंग करनी पड़ेगी और तब जाके ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी होंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाइना का अरुणाचल प्रदेश में जो ओरिएंटेशन है उसको देखते हुए। Now, both the highway project and the strategic railway lines were mooted by Army as a part of internal study on the defense preparedness. पिछले कई सालों से डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में रिसर्च चल रहा था और आर्मी हमेशा कॉन्टिन्यूअस लगी रहती है। तो एक तो हुआ हमारा रेलवे लाइन, बट रेलवे लाइन से सब कुछ नहीं किया जा सकता, तो रेलवे लाइंस के साथ साथ हमने साइमल्टेनियसली रोड्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। रेलवे लाइंस के साथ साथ हमने रोड्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है ताकि हम इस मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकें। 2011-12 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अब फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है। आगे चलते हैं। इट वॉज द आर्मीज पुश इन 2020, जबकि जिसके चलते भालुकपोंग और का जो रिकमेंडेशन था उसको माना गया और तवांग रीजन में इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है हमारे लिए। नाउ मोर रेलवे लाइंस आर बीइंग प्लान्ड। इसके अलावा हम और भी रेलवे लाइन को प्रोजेक्ट को हम ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। जैसे 26 किलोमीटर लॉन्ग है ब्रॉड गेज ट्रैक जो कि मुरकोंगसेलेक जो धेमाजी विलेज में है असम में, उसको ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। उसके अलावा असम एंड अरुणाचल प्रदेश को अगर देखा जाए तो ये रेलवे लाइन से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एरिया को देखा जाए, ठीक है, मुरकोंगसेलेक और पासीघाट को, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको कि कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है रेलवे प्रोजेक्ट से। यानी कि अरुणाचल और असम ये दोनों रेलवे लाइन से कनेक्ट हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है मुरकोंगसेलेक और पासीघाट ये कनेक्टेड नहीं है, जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। पासीघाट को एक बार जरा देख लीजिए, पासीघाट एंड मुरकोंगसेलेक, इन्हीं एरियाज को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हुआ असम का लोकेशन और ये हुआ अरुणाचल प्रदेश, और हम कनेक्ट क्या करने जा रहे हैं, हम मुरकोंगसेलेक, ठीक है, ये हुआ आपका पासीघाट और मुरकोंगसेलेक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से ये पूरे एरियाज को हम कनेक्ट कराने जा रहे हैं। नाउ उसके अलावा NFR is also undertaking feasibility study कि ब्रॉड गेज लाइन को हम कोकराझार से लेके गैलफू भूटान तक भी हम लेके जा सकते हैं क्या। कोकराझार असम में है और गैलफू जो है वो भूटान का एरिया है, क्या इसको भी हम कनेक्ट करा सकते हैं, ताकि जिस तरीके का हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ देखा, जहां जहां भी हमने स्टैंड ऑफ देखा है उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है अंडर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये देख लीजिए भूटान का ये पूरा एरिया है। इंडिया भूटान के एरियाज को अगर देखेंगे तो ये हुआ बानरघाट है, हासलमारा है, कोकराझार है और गैलफू। यहाँ से इस एरिया को कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है ताकि भूटान में फिर से अगर कोई डोकलाम जैसा इंसिडेंट हो तो हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें और हमारी आर्मी प्रिपेयर हो आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे ये कनेक्टिविटी और इस कनेक्टिविटी के बारे में बात है, लेकिन इसको अभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसको अभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नाउ गैलफू जो है वो असम भूटान बॉर्डर के पास है। इसको प्रपोज किया गया है कि इसको रेलवे कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना है असम भूटान रेलवे लिंक के थ्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिक्किम को भी रेलवे मैप पे लाने की कोशिश की जा रही है। हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बहुत सी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, बट प्रपोजल इसके लिए भी फॉरवर्ड किया गया है। नाउ कनेक्टिंग ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैपिटल विद द रेल लाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी प्लान है। आर्मी का भी प्रपोजल है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी कैपिटल्स हैं उन कैपिटल को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने की जरूरत है और इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से चाइना की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से सिचुएशन फ्रेजाइल हुआ पड़ा है। नाउ गुवाहाटी को अगर देखा जाए, गुवाहाटी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और अगरतला ऑलरेडी रेलवे लाइन पे हैं, लेकिन कोहिमा को ब्रॉडगेज लाइन से 2026 तक कनेक्ट किया जाएगा। यानी असम, अरुणाचल,
अगरतला इन सब का कैपिटल कनेक्टेड है बट कोहिमा कनेक्टेड नहीं है, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा एडवांस स्टेज में ऑलरेडी हमने इम्फॉल और आइजवाल इनको भी रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। 2023 तक ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। मेघालय रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेकिन इसके अलावा शिलोंग जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर बहुत सी परेशानियां आ रही है। जैसे खासी ग्रुप जो है इनर लाइन परमिट के लिए डिमांड कर रहा है, बट ये इसमें इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर ऑफ दैट। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आपको पूरे आर्टिकल में जो भी मैंने पढ़ाया, इमेजेस दिखाए, हर एक इमेज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक इमेज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है आपको पता होगा, ये है आम। क्या है? आम क्या है? फलों का राजा है। ये है आम और ये है आपकी गुठली। क्या है ये? ये है आम और ये है आपकी गुठली। आप बोलेंगे सर ये आम और गुठली आप यहां पे क्यों लेके आए? मैं इसलिए लेके आया बच्चे लोग, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो इसलिए पढ़ाया ताकि आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिल सके किसी भी टॉपिक को लेके। यूपीएससी एग्जामिनेशन बिल्कुल उल्टा है। बाकी एग्जामिनेशन में कहा जा सकता है कि आप आम खाने से मतलब रखिए, गुठली से मतलब मत रखिए, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन में आम खाने से मतलब मत रखिए, गुठली से मतलब रखिए। आपको गुठली से मतलब रखना है। आपको मैं बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में, पूरे के पूरे न्यूज में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। आपको हर एक रेलवे लाइन को याद रखने की जरूरत नहीं है, कितना फंड एलोकेट हुआ इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखने की जरूरत है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन टीम, यहां पे आपको गुठली क्या है? गुठली है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चैलेंज क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के अलावा आप देखेंगे इंडिया चाइना एंगल तो हमेशा आ ही रहा है। इंडिया चाइना एंगल तो आपके सामने हमेशा आया हुआ है। प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ऑल्सो गेट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज अ होल लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव रहेगा कि चाइनीज अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड। एक बार और देखते हैं, कुछ होमवर्क दे लेते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन के एसए में क्वेश्चन आया था, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। ये एसए में 2020 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन में 2021 के ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा जाए। देखिए, एसए का कोई सिलेबस नहीं होता, एसए का कोई सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया है। एसए का पर्पस क्या है? एसए का पर्पस ये होता है कि जहां जीएस के 150 और 250 वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हैं, एसए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। इस पूरे 1200 वर्ड्स के थ्रू एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि आपने कितनी डीप स्टडी की है, आपका डाइवर्सिफाइड, आपका सोर्स कितना डाइवर्सिफाइड है, आपके नॉलेज का डेप्थ कितना है, आपका जो है वो फ्लो कितना है, आपके इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसीलिए 1200 वर्ड्स में, 1000 to 1200 वर्ड्स में आपको एसे राइटिंग के लिए दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के ऊपर इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं और इसको बेस बना के आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया चाइना रिलेशंस में पास्ट में क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में हम कैसे डील कर सकते हैं, इसको आगे लेके चल सकते हैं। यानी देयर वाज अ टाइम जब चाइनीज अग्रेशन हमें देखने को मिला, उसके बाद से देयर इज अ टाइम जब हम चाइना के साथ आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन में डोकलाम में भी खड़े थे, गालवान में भी खड़े हैं और तवांग में भी खड़े हैं। तो समय चेंज हो रहा है। इसी चीज को मैंने इससे कनेक्ट करने की कोशिश की है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। यानी पहली बार एक त्रासदी के रूप में जब दिखाता है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, अदरवाइज इतिहास फिर आपको आपके सामने आएगा, एंड दिस टाइम नॉट एज अ ट्रेजेडी, एज अ फार्स। तो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे आर्टिकल को।
और अगर आपको कुछ लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे 31 दिसंबर को अपने करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।